नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो शुरू की हुई है और इसके अंतर्गत आज हम इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है दिल्ली के सुल्तान। जी हाँ, दिल्ली के सुल्तान, यानी कि हमारा डिस्कशन होने वाला है 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के। ये एक मानचित्र भी नीचे दिया गया है। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत में के कुछ चुने हुए शहर और उनके बारे में अपना यहाँ पर अध्ययन रहेगा। कौन कौन से क्षेत्रों का यहाँ पर विकास हुआ उनके बारे में अध्ययन रहेगा। कौन कौन से राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, यानी जो 5 राजवंश जो आते हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्य जो थे, क्षेत्र बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। कौन सा क्षेत्र? कावेरी डेल्टा। जो कावेरी डेल्टा था, जहाँ पर कावेरी नदी बहती थी, उसके भूभाग के अंदर बड़े बड़े जो साम्राज्य है वो अस्तित्व में आए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? बिल्कुल नहीं है। शाहवानों का जिक्र आया, वो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, उसके बारे में डिस्कस किया गया। दिल्ली का किसी को नहीं किया गया। इसकी वजह क्या थी कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, क्योंकि दिल्ली जब महत्वपूर्ण केंद्र बनता है, अनंगपाल और ये जो शासक आते हैं तोमरवंशी, उस समय दिल्ली का महत्व जो है बढ़ता है। देखिए तालिका 1 पर नज़र डालें। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अनंगपाल जो कि तोमर वंशी था, अनंगपाल द्वीप थे, तोमर वंश का राजपूत, उनके समय में दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। वही दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाते हैं। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के जो चौहान थे, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने परास्त किया तोमर राजपूतों को। तोमर राजपूतों को जब इन्होंने चौहानों ने परास्त किया, फिर चौहानों को परास्त किया मोहम्मद गोरी ने। तो एक कड़ी चलती है किस प्रकार से यहाँ पर शासन चलेगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर वंशों का आगे एक दूसरा वंश जो है आगे आएंगे। तो उन्होंने इनको परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। चौहान और किसके समय में? तोमरों के समय में। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध और शक्तिशाली जैन व्यापारी रहते थे। जैन व्यापारी लोग रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। यहाँ दहली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। यानी कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया आपका कि दहलीवाल क्या था। दहलीवाल क्या थे? दहलीवाल उस समय दिल्ली के क्षेत्र में जो दहलीवाल सिक्के चलते थे, और इन्हीं सिक्कों के नाम पर, दहलीवाल के नाम पर ही इसका नाम दिल्ली पड़ता है आगे चल करके। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत, यानी गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और अंतिम है लोदी वंश। ये 5 वंशों का शासन यहाँ पर रहता है। तो देखिए ये मैप दे रखा है। इस मैप में देखिए ये आपका यमुना नदी दे रखी है। यमुना नदी के आसपास का जो एरिया है, ये देखिए, ये फिरोजाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया, फिरोज शाह कोटला मैदान, ये दिल्ली के अंदर है। यमुना नदी का पुराना मार्ग ये इधर हुआ करता था, जैसे कि बाद में ये इसने अपना मार्ग परिवर्तित किया नदी ने। उसके बाद हौज खास
शीरी खास, जहाँपना, दिल्ली ए कोहना, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दे रखे हैं दिल्ली के आसपास के, जो कि इस दौरान बने थे। तो यहाँ पर देखिए, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली एक कोहना, शीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। देखिए, ये देखा हमने शीरी, जहाँपनाह और दिल्ली एक कोहना, ये जो महत्वपूर्ण दो केंद्र हैं, यही आजकल दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ये तालिका दी हुई है, जिसके अंदर ये 5 राजवंशों का जिक्र रहेगा अपना दिल्ली के शासक। देखिए, राजपूत वंश के अंदर मैंने अभी भी बताया था कि तोमर राजवंश, अनंगपाल, तोमरों का शासन रहा अनंगपाल। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान, और प्रारंभिक तुर्क जो आए उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आरंभिक 12वीं शताब्दी की 1165 के आसपास का काल है। तोमर राजवंशी जो शासक थे उस समय, अनंगपाल का, इसको सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है, अनंगपाल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जिसने फरीदाबाद के अंदर जो सूरज कुंड है उसका निर्माण भी करवाया था। ये अनंगपाल का शासन 1130 से 1145 तक रहता है। उसके बाद चौहानों का शासन रहता है 1165 से 1192 ईस्वी तक, जिसमें कि 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद आरंभिक तुर्क मोहम्मद गोरी का शासन रहता है। 1206 में मोहम्मद गोरी मारा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है। गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है और यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है 1206 से। देखिए, इसके अंदर जो गुलाम वंश है, इसके अंदर कौन कौन से शासक हुए? 5 प्रमुख शासक रहेंगे इसके अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक रहता है। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश का दामाद, 1210 से 1236 ईस्वी तक। फिर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, एकमात्र मुस्लिम महिला शासक भारत की, 1236 से 1240। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर, क्योंकि जब ये अल्तुनिया से शादी करके लौट रही थी तो कैथल के अंदर कुछ लिटेरियन ने इसकी जो है हत्या कर दी थी, और उस वहीं पर इसका कैथल के अंदर क्या बना हुआ है, आपका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबल, जिसने लौ और रक्त की नीति को अपनाया, जिसने 1265 में मेवात में मेव जातियों को ख़त्म करने के लिए युद्ध भी किया था, लेकिन इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब 1266 के अंदर ये शासक बनता है तो इसने लौ रक्त की नीति को अपनाते हुए मेवात के अंदर जो जंगल थे उनको कटवाया और फिर मेव जाति का सफाया किया। ये इल्तुतमिश गुलाम वंश था। उसके बाद आता है खिलजी वंश। इल्तुतमिश का ये मकबरा बना हुआ है, दिल्ली के अंदर ही है ये। खिलजी वंश, ये देखिए 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक रहते हैं, जो 1290 से 1296 तक शासन करते हैं। फिर जलालुद्दीन का जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने किस्से आप राजस्थान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से इसने 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जो कि काफ़ी चर्चित है। और वहाँ पर फिर जो जौहर की प्रथा हुई, रानी पद्मावती ने रानियों के साथ, अन्य जो राजमहल की स्त्रियां थी उनके साथ जौहर की प्रथा की थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 तक रहा। उसके बाद कैमूर्स और केकुबाद ये इनका शासन रहा। उसके बाद यहाँ से ये खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414।
लगभग 94 वर्ष तक शासन इनका रहता है। गयासुद्दीन तुगलक इनके शासक रहे, जो कि 4 वर्ष तक इनका शासन रहा, 1320 से 1324। उसके बाद मोहम्मद तुगलक, जो कि पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाया इतिहास के अंदर, 1324 से 1351 तक इसका शासन रहा। और उसके बाद आ जाता है विभिन्न नहरों का निर्माण करने वाला, शहरों का निर्माण करने वाला, हरियाणा के अंदर हिसारे, खास, फतेहाबाद, इन सभी शहरों का निर्माण करवाने वाले फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन करता है। ये अलाई दरवाज़ा जो बनवाया हुआ है यहाँ पर, ये इन्हीं के। उसके बाद शासन आता है, ये कुछ छोटे शासक इसमें आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक के बाद यहाँ पर। उसके बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश जो कि 1451 तक रहता है, खिज्र खाने के संस्थापक रहे। उसके बाद अंतिम जो वंश है, यानी हम इसको शॉर्ट ट्रिक में देखें तो गख्तुग सेलोदी, ये इसकी छोटी सी एक वो बनेगी। लोदी वंश जो कि 1451 से 1526। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार जाता है। तो ये 5 वंश हैं जिसके से कि दिल्ली सल्तनत का निर्माण होता है। ये दिल्ली के सुल्तानों के बनाए हुए कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। देखिए, हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण यानी वे इतिहास, तारीख, ये एक वचन है, तवारीख इसका बहुवचन है। तारीख का तवारीखें हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी में लिखे गए थे। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनसे हमें विभिन्न शासकों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ये देखिए किस प्रकार से मोहर लगा रहा है। ये देखिए, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण दिए हुए हैं यहाँ पर। कागज़ तैयार करना नंबर 1 पर, नंबर 2 पर लेखन कार्य दिया हुआ है, नंबर 3 पर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, जिल्द तैयार की जा रही है। फिर तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। कौन? जो तवारीखों के लेखक होते थे, वो लोग। यहाँ पर देखिए, न्याय चक्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। 13वीं सदी के इतिहासकार थे एक फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। दोनों बातें एक दूसरे के अनुकूल हैं। यानी राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, क्योंकि राजा को समय समय पर दूसरे क्षेत्रों भूभागों को अपने कब्जे में करने के लिए दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करनी पड़ती थी। इसलिए सैनिकों के बिना राजा का काम नहीं चल सकता था और सैनिक बिना वेतन के काम नहीं कर सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। यानी राजा को सैनिकों के भी तरफ ध्यान देना होगा और किसानों की खुशहाली के लिए भी कार्य करने होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को चलाता हो। जी हाँ, ये बिल्कुल। तो ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, जैसे कि तवारीख के लेखक नगरों में यानी विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी आते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। यानी इनाम और इकराम का मतलब यहाँ पर जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह लेने के लिए, इनाम पाने के लिए करते थे।
ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। किनसे? जो राज दरबारी कवि होते थे उनके। ये तवारीखों के लेखक कौन हैं? तवारीखों के लेखक वे लोग हैं जो राजा के इर्द गिर्द, जो राजा की प्रशंसा करके अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। यहाँ पर देखिए दो शब्द आए हैं, जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। एक बार यहाँ पर देखते थे, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-शिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से सबसे अधिक योग्य और सक्षम शासिका थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। इतिहासकार रानी को शासक के तौर पर मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की जो कोशिशें थी उनसे प्रसन्न नहीं थे। क्योंकि खुद जो रजिया सुल्तान है वो दरबार में पुरुष वेशभूषा में आती थी, स्त्री होते हुए पुरुष वेशभूषा में आती थी कि जो कि दरबारी लोगों के रास नहीं आती थी। इसलिए दरबार में उसके खिलाफ षड्यंत्र चलते रहते थे। अंततः सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, और सिंहासन से ही नहीं उसको इस दुनिया से ही हटा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हमने देखे थे, जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब होता है जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा करना। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार प्राप्त है। कुलीन लोग, ये अगर जो हम यूरोप के बारे में इस वर्ड को इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यूरोप के अंदर काफ़ी वर्षों तक कुलीनों का शासन रहा, पादरियों का शासन रहा। ठीक है, तो लिंग भेद का मतलब क्या? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर बताना, ये लिंग भेद कहलाता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पुरुष कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, स्त्रियां मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं। यहाँ पर देखिए मिन्हाज-ए-शिराज ने कुछ रजिया सुल्तान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-शिराज के विचार क्या हैं? मिन्हाज-ए-शिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, यानी कि इसके अंदर जो लिंग भेद है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत जाता था। क्यों जाता था? इसलिए वह पूछता है खुदा से, ईश्वर से। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है। किसका? रजिया सुल्तान का, स्त्री का। इसलिए इतनी शानदार खूबियों के बावजूद भी आखिर उसे हासिल क्या हुआ? उसको हासिल हुआ अकाल मौत। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य चलता था। ये एक और कहानी चल रही है। उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। काकतीय वंश के वारंगल के क्षेत्र में रुद्रमा देवी का शासन चलता था, जिसने 1262 से 1289 के व्यवहार से शासन किया। ये रजिया सुल्तान के व्यवहार का बिल्कुल विपरीत थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया, यानी लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया, अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया जनता के अंदर। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दीदा, जिसने 980 से 1003 ईस्वी तक का, और उन्होंने अपना नाम दीदी
यानी बड़ी बहन। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा नाम दिया होगा, यह स्नेह भरा नाम दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में बयां कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और ऐसे में पुरुषों को अधिकार अधिक होने या पुरुष जो है स्त्री के अधीन रहकर शासन, जो उसके सत्ता के अधीन रहकर समाज में जीना पसंद कम करते हैं। और उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसकी वजह से भी रजिया एक कुशल प्रशासक होते हुए भी अपने शासन को संचालित नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय का जो समाज था वो समाज इतना व्यक्त नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से लोग प्रशासन के अंदर स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो इस प्रकार से आज हमने ये कुछ तीसरे चैप्टर के बारे में जाना, दिल्ली सल्तनत का काल किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसके बारे में जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।